हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज हमारी क्लास नंबर 10th है ऑफ दिस रिवीजन सीरीज 3.2। आज हम डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन वाली यूनिट पेपर 1 की। मैं बता दूं ये लास्ट यूनिट है पेपर 1 की, 10th यूनिट है। इससे पहले हम 9 यूनिट डिस्कस कर चुके हैं। सभी यूनिट्स को मैंने मिनिमम टाइम में फिनिश किया है। मिनिमम टाइम इन द सेंस कि मैंने केवल उन्हीं टॉपिक्स को कवर किया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एवरग्रीन टाइप के जो टॉपिक है, जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को आज इन वीडियोस में इन्हीं टॉपिक्स को इन वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। तो स्टार्टिंग की जो 9 क्लासें हैं उन सभी को आप जरूर फॉलो करें। इस कंप्लीट प्लेलिस्ट का जो रिवीजन सीरीज 3.0 है, इस कंप्लीट प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इन सभी क्लासेस को फॉलो करने से पेपर 1 में आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प मिलेगी। तो मेक श्योर आप इस कंप्लीट एग्जाम टारगेटेड कंटेंट को फॉलो करें और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके अलावा हमने आप सभी के लिए व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है, तो आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। क्लासेस के लिंक होते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ। कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होता है तो गाइस वो भी शेयर कर देता हूँ, तो आप हमें यहाँ पे जरूर फॉलो करें। इस सभी के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में देखने को आपको मिल जाएंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखो गाइज, इस थ्योरी के साथ साथ आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। तो मैंने आपको मॉडरेट टू हाई लेवल और इजी लेवल, हर तरह के जो पीवाईक्यूज हैं, इजी वाले, मॉडरेट वाले और हाई लेवल के, सभी तरह की पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करवाई है। इनफैक्ट ये भी एक प्लेलिस्ट है, तो इस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इस सीरीज को भी फॉलो करें, यूट्यूब पे अवेलेबल है ये सीरीज भी। मैंने यहाँ पर पीवाईक्यूज को एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन किया है ताकि आप यहाँ पर ना सिर्फ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करें बल्कि उनको समझें कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका आंसर आपको किस तरीके से करना चाहिए। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं, अपनी क्लास को डिस्कस करते हैं। गाइस इससे पहले हम आगे बढ़े क्लास में डिस्कस करें, एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। हमने आप सभी के लिए एग्जाम टारगेटेड सुपरफास्ट बैच स्टार्ट किया था जिसमें आप इनरोल कर सकते हो। पेपर 1 का, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पोल साइंस का, इन सभी कोर्सेज को हमने आप सभी को अवेलेबल करवाया था। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं देखने को, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर दिसंबर एग्जाम के लिए हमने आप सभी के लिए एक 999 वाला कोर्स भी अवेलेबल करवाया था जिसमें मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है, कंप्लीट इसमें लेक्चर्स अवेलेबल हैं और पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं। इसकी वैलिडिटी केवल 7 जनवरी तक रहेगी, उसके बाद ये कोर्स एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद ये कोर्स आपको अवेलेबल नहीं रहेगा। ये जो कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ दिसंबर एग्जाम के लिए है, उसके बाद ये कोर्स अवेलेबल ही नहीं रहेगा आपके अंदर। इसके अलावा एक पेपर 1 का हमने 1 मंथ वाला कोर्स भी आपको अवेलेबल करवाया था, तो इसके अंदर मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड है। आप चाहें तो इसमें भी इनरोल कर सकते हैं या फिर इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। ये दोनों ही कोर्सेज जो है हमने आप सभी को दिसंबर, स्पेसिफिकली दिसंबर एग्जाम के लिए अवेलेबल करवाए थे। दिसंबर एग्जाम के बाद ये कोर्स अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो गैस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दिया है। मैं बता दूंगा इसकी, अगर आप जून एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर ऐसे में जून 2026 के लिए आप 6 मंथ वाला कोर्स कंसिडर करें, बिकॉज 6 मंथ वाले कोर्स से आपका दिसंबर एग्जाम भी प्रिपेयर हो जाएगा और आपका जून एग्जाम भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो अगर आपका टारगेट है जून एग्जाम, तो ऐसे में आप 6 मंथ वाला कोर्स इनरोल करें। ऐप में अवेलेबल है तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अपनी क्लास को। ओके, तो गैस देखिए, राधा कृष्ण कमीशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गैस देखिए, ये जो कमीशन था ये किस कब बना और इसकी क्या रिकमेंडेशन है समझ लेते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पर इंग्लिश में कंटेंट है, नेक्स्ट स्लाइड में हिंदी में भी है। सो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। देखिए गाइज, दिस वाज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन पोस्ट इंडिपेंडेंस दैट वाज कमीशन इन 1948। बस यही पूछा गया था एग्जाम में, ही पूछा गया था 18 जून को कि इंडिया का पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट एजुकेशन कमीशन कौन सा था। उसमें उन्होंने राधा कृष्ण कमीशन का नाम नहीं लिखा था, बल्कि उन्होंने लिखा हुआ था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, क्योंकि इसको इस नाम से भी जाना जाता है और ऑप्शन में ये वाला नाम गिवन था, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने इस पर क्लिक किया था तो इट मीन्स आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही था। सो इट वॉज कमीशन अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये उस टाइम पर इनके लीडरशिप के अंदर इनको बनाया गया था, इस कमीशन को। राधाकृष्णन कमीशन इज ऑल्सो नॉन एज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। तो ये जो दो नाम है आपको अच्छे से याद करने हैं, राधाकृष्णन कमीशन आ जाए या पूछा जाए यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ये एक ही बात बोली जा रही है, वो एक ही कमीशन है। इट सजेस्टेड द इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन बाय सेटिंग अप यूजीसी। तो इस कमीशन ने कहा था कि भाई यूजीसी को बनाना चाहिए, एक ऐसी बॉडी हो जो हायर एजुकेशन के ऊपर ध्यान रखे, रेगुलेट करे और इसको मॉनिटर करे, इनफैक्ट फैसिलिटेट करे हायर एजुकेशन को। इट वॉज सेटअप टू इंक्वायर इनटू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो हायर एजुकेशन को लेकर के इंक्वायरी करनी थी कि भाई क्या लेवल है और किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं।
इसीलिए इस कमीशन को बनाया गया था। तो याद रखिए, ये जो कमीशन था वो हायर एजुकेशन के को लेकर के बनाया गया था। सो टू डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज, पीस एंड हार्मनी। देखो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्कूल लेवल की एजुकेशन भी होती है, प्राइमरी लेवल की एजुकेशन भी होती है, फिर आती है हायर एजुकेशन की, हायर एजुकेशन को लेकर के। तो ये जो कमीशन था ये हायर एजुकेशन को लेकर के बना था। बाकी कुछ अदर कमीशन भी बने हैं जो स्कूल लेवल, प्राइमरी लेवल के बने थे, मैं उनके बारे में बात करूंगा। पहले हम इसको समझ लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। So put forward recommendation for the reorganization of university education in the light of the requirements of the country and its tradition। तो इन्होंने ये रिकमेंड किया था कि हमें अपने कंट्री के रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख करके, ट्रेडिशंस को ध्यान में रख करके यूनिवर्सिटी एजुकेशन को रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। टू डेवलप ग्रेट पर्सनैलिटीज हु कैन गिव देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो उन्होंने कहा था कि अगर हम इस तरीके से डिजाइन करेंगे अपनी कंट्री को ध्यान में रख करके, तो ऐसी पर्सनैलिटी निकलेंगी हमारी यूनिवर्सिटी से जो कि बहुत हेल्प करेंगे हमें हर तरीके से। टू डेवलप ग्रेट पर्सनैलिटीज, है ना, तो ये हमने बता दिया है। दिस कमीशन वाज फॉर्म्ड मेनली टू एड्रेस द इश्यूज फेस्ड बाय द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। क्योंकि हायर एजुकेशन को लेकर के इसको बनाया गया था, तो मेन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को देखना था कि ये क्या इशू फेस कर रही हैं और किस तरीके से इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। तो इसलिए इस कमीशन को बनाया गया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 1948 जो है ये गठित हुआ था। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। बाकी मैंने समझा दिया हिंदी में भी, है ना। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, और यही ऑप्शन में गिवन था अभी जो 18 जून को एग्जाम आया था। राधा कृष्ण आयोग के नाम से इसको जानते हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालयों को किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, क्या समस्या उनके सामने, इसके समाधान के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। कोठारी कमीशन अगेन एक इंपॉर्टेंट कमीशन रहा है इंडिया का 1964 से 1966। सो नेशनल एजुकेशन कमीशन, अब देखिए इसका भी दूसरा नाम है, इसको अच्छे से याद कर लो। नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इसको बोलते हैं हम लोग नेशनल एजुकेशन कमीशन। Popularly known as Kothari Commission, was an ad hoc commission set up by the government of India to examine all aspects of the educational sector in India। अब याद रखिए ये all aspect का मतलब है कि इसमें आपका स्कूल लेवल भी आ गया, इसमें आपका हायर लेवल भी आ गया। To evolve a general pattern of education and to advise guidelines and policies for development of education in India। तो इस कमीशन को बनाया गया था ओवरऑल एजुकेशन को समझने के लिए, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। सो इट वाज फॉर्म्ड ऑन 14 जुलाई 1964 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दौलत सिंह कोठारी। तो ये नाम याद रखिए कि ये जो थे इसके चेयरमैन थे, चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। उस टाइम के ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन थे, इन्हीं के अंदर जो है इस कमीशन को बनाया गया था। द टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमीशन वर टू formulate the general principles and guidelines for development of education primary level to highest advice the government of। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइमरी लेवल से लेकर के हाईएस्ट, मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक सभी को इनका एग्जामिनेशन कराने का काम था, और फिर गवर्नमेंट को बताना कि क्या कर सकते हैं हम, कैसे किस तरीके से हम इसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। हाउएवर, अब ये लाइन जो है काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। हाउएवर द मेडिकल एंड लीगल स्टडीज वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ द कमीशन। तो इसमें मेडिकल और लीगल स्टडीज को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। जब ये लोग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे थे और देख रहे थे कि क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, और तो इसमें मेडिकल एंड लीगल स्टडीज को एक्सक्लूड कर रखा था। The Kothari Commission report focused on education and national development. The tendency of the commission was from 1964 to 1966. The report was submitted by the commission on 29th of June 1966। तो ये जो कमीशन बना था 1964 में बना था। 1966 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। उसके अकॉर्डिंग फिर गवर्नमेंट ने इनके रिकमेंडेशन को माना और आगे फिर इम्प्रूवमेंट करे। तो ये जो कमीशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। कोठारी आयोग जो था 1964 से 1966 तक चला, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। तो ये दूसरा नाम है, अच्छे से याद कर लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, और ये जो है इनका, इस कमीशन का काम क्या था, भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करना काम था इसका, है ना। इस आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 में हुआ था, और उस टाइम के जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी, उनको ही इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो गाइज ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य नरेंद्र देव कमेटी। सो गाइज ये जो कमेटी थी किस लिए बनी थी, सो दिस वाज कंसर्न्ड विद एजुकेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन इन रिलेशन टू पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन एंड पोटेंशियलिटीज ऑफ प्रोग्रेस। तो ये जो कमेटी थी ये बनी थी पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशंस को ध्यान में रख करके,
एजुकेशन को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। इसका संबंध क्या था? राजनीतिक और संवैधानिक स्थितियों और प्रगति की संभावनाओं के संबंध में शिक्षा और उसके संगठन से था। तो याद रखिए इस चीज को। आगे बढ़ते गाइस, द टर्म ऑफ रेफरेंस imposed serious limitation on the committee and narrowed down the scope of its inquiry। उस टाइम पर इस कमेटी के ऊपर सीरियस लिमिटेशन लगा दी गई थी, मतलब इनका ओवरऑल जो था वो आपको नहीं पता लगाना था, बट ओनली एजुकेशन के स्कोप को पता लगाना था कि क्या कर सकते हैं और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि ये जो कमीशन था ना, ये बहुत पहले का है, ये इंडिपेंडेंस से भी पहले का है। द कमिटी हाउएवर एक्चुअली सर्वेड द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, स्टडीड द सैलिएंट फैक्ट ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एग्जामिन्ड द cognate problems and the effect of political reforms on the educational progress of the country, pointed out the डिफेक्ट एंड वीकनेस ऑफ द सिस्टम एंड मेड रिकमेंडेशन फॉर इट्स इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पर ओवर देखो, सभी कमेटीज का यही काम था कि आप देखिए वीकनेस क्या है, क्या डिफेक्ट है एजुकेशन में, और उसको हम कैसे इंप्रूव करें। तो इसका काम भी सेम था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अलग हो, बट इस कमेटी के ऊपर काफी लिमिटेशन लगा दी गई थी कि आपको सब कुछ ही चेक नहीं करना, कुछ प्रेजेंट चीजें चेक करनी जो कि एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के इंप्रूव किया जा सकता है। The committee submitted its report to His Majesty's government in 1929. The report is a valuable document and being the first in the field। तो ये जो था इस फील्ड में पहला ऐसा डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया था, और 1929 की बात है ये, तब इसकी रिपोर्ट सबमिट की गई थी। तो आचार्य नरेंद्र देव समिति के नाम से इसको जाना जाता है, ये इंडिपेंडेंस से पहले का है। मुदलियार कमीशन, ये अगेन इंपॉर्टेंट कमीशन है क्योंकि ये इंडिपेंडेंस की बात का है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। अब ये देखिए स्कूल लेवल का कमीशन बनाया गया है, स्कूल के लिए बनाया गया था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ऑन 23 सितंबर 1952, 1952 की बात है। द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन नॉन एज मुदलियार कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in terms of their resolution to bring changes in the present education system and make it better for the nation। so यहाँ पर तो बेसिकली ये स्कूल लेवल की एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए इस कमीशन को बनाया गया था, और इस इनका कहना था कि रिकमेंडेशन हमें बताइए कि किस तरीके से हम बेटर बना सकते हैं, ठीक है, अपने एजुकेशन को, स्कूल लेवल एजुकेशन कैसे हम बेटर बना सकते हैं। सो डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार वॉज द वाइस चांसलर ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी। तो इन्हीं को इस कमीशन का हेड बनाया गया था। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो एनईपी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह सकते हो आप, 1986 में आई थी। सो इस जैसे अभी 2020 में आई थी, वैसे ही इससे पहले जो पॉलिसी थी 1986 वाली चल रही थी। सो अ न्यू नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। दिस पॉलिसी कॉल्ड फॉर स्पेशल एम्फेसिस ऑन द रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज एंड टू इक्वलाइज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज स्पेशली फॉर इंडियन वीमेन, एसटी, एससी कम्युनिटीज। तो इस कमीशन के अंदर मोस्टली फोकस इस चीज़ पे किया गया कि कैसे हम इक्वालिटी ला सकते हैं एजुकेशन फील्ड के अंदर, ताकि सभी लोग स्टडी कर सकें। पहले क्या होता था, स्कूल में जब कोई एससी एसटी पढ़ने जाता था तो उसको पढ़ने में भी दिक्कत होती थी, मतलब स्कूल क्लास में बिठाया तक नहीं जाता था, और अगर बिठाया जाता था तो सबसे अलग बिठाया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत वाली बात थी, और फिर इस वाली पॉलिसी के अंदर इस तरह की चीज़ें लाएगी कि भाई सभी को इक्वल अधिकार है एजुकेशन का, सभी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो विमेन हो, क्योंकि इंडिया में आपको पता है कि विमेन भी पहले इतना पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। तो विमेन भी फोकस किया गया, एसटी एससी पे फोकस किया कि इनको भी इक्वल स्टडी करने का फुल अधिकार है। द पॉलिसी इंट्रोड्यूस एन ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम। अब देखो यहाँ पर ओपन यूनिवर्सिटी की बात भी कही गई इस पॉलिसी के अंदर। इन ऑर्डर टू एक्सपेंड द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सेस टू हायर एजुकेशन विद द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी विच हैड बीन क्रिएटेड इन 1985। 1985 में इसको बनाया गया था, इस यूनिवर्सिटी को, इग्नू को। और इसको इसलिए और ओपन किया गया था कि भाई जो विमेन रेगुलर स्टडी नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट वो इग्नू से स्टडी कर ले, ताकि उनकी स्टडी भी हो जाए, उनको रेगुलर जाना भी ना पड़े। तो इस पॉलिसी के अंदर इस चीज़ को भी इंट्रोड्यूस किया गया। इनफैक्ट ये यूनिवर्सिटी ही क्रिएट करी गई। देन पी कॉल्ड फॉर अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच इन प्राइमरी एजुकेशन एंड लॉन्च ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड टू इम्प्रूव प्राइमरी स्कूल नेशन वाइड। तो याद रखिए कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो इसी पॉलिसी के अंदर लाया गया था, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच जो है इसके अंदर लाई गई थी, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी इसी के अंदर लाया गया था। तो ये जो दो तीन फैक्टर ये आपको अच्छे से याद कर लेने, बिकॉज एग्जाम में इस तरह की जो चीजें पूछती जाती हैं, ठीक है। बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप चाहें तो इसको हिंदी में भी गो थ्रू कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसके बाद बना था नॉलेज कमीशन। द नॉलेज कमीशन वॉज ऑल्सो नोन एज द नेशनल नॉलेज कमीशन
was a think tank of policies that aimed to improve the knowledge intensive service sector. अब ये क्या है, नॉलेज थिंक टैंक का मतलब है कि जो सोचने और समझने की जो क्षमता है उसको इम्प्रूव करना किया जाए, किस तरीके से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नेशनल नॉलेज कमीशन, दिस कमीशन वाज क्रिएटेड ऑन 13 जून 2005 बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह। तो ये भी रिसेंट 2005 में बना था। द मेन रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमीशन, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज, इसमें ये था कि भाई नई यूनिवर्सिटीज बनाओ इंडिया में। द कमीशन एम टू एक्सपेंड द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इट सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1500 यूनिवर्सिटीज बाय द ईयर 2015। तो 1500 नई यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई थी बाय पार्शली रिस्ट्रक्चरिंग द एग्जिस्टेंस। अच्छा, तो यहाँ पे ये बोला गया था कि हमें 1500 यूनिवर्सिटीज तक पहुंचना है, अभी इंडिया में जितने हैं उसको इम्प्रूव करना है, पार्शली रिस्ट्रक्चर करना है, जो ऑलरेडी चल रही है वर्किंग है इसको भी रिस्ट्रक्चर करना है। इसमें क्लासेस बढ़ा सकते हो आप, रूम बढ़ा सकते हो आप, है ना, और नंबर ऑफ इनरोलमेंट बढ़ाए जा सकते हैं इसमें, इसको इंक्लूड करते हुए 1500 तक पहुंचना है हमें। द कमिटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 50 न्यू नेशनल यूनिवर्सिटीज एंड नेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो यहाँ पर 50 नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की और नई नेशनल यूनिवर्सिटीज बनाने की बात इस कमीशन में कही गई थी। अब देखो मैं कंप्लीट लिस्ट दे देता हूँ। देखो गाइस, कमीशन तो बहुत सारे बने हैं, अब एक एक को एक्सप्लेन करना काफ़ी टफ हो जाएगा और इतने नए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट थे मैंने उनको डिस्कस कर दिया है आपके लिए, और कुछ मैंने यहाँ पर लिस्ट डाल दी है ताकि आपको एटलीस्ट ये याद रहे कि कौन सा कमीशन कब बना। और ज़्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चन बनता है कि पहला कमीशन कब बना, कौन से ईयर में बना। जैसे वुड कमीशन बना 1854 में, हंटर कमीशन बना 1882 में। इस चीज़ को याद कर लीजिए, जनरली आपसे ही पूछ लिया जाता है कि कौन सा कमीशन कब बना है। रैली कमीशन बना 1902 में, सैडलर कमीशन बना 1917 में, लिंडसे कमीशन बना 1929 में। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है कि इसके गवर्नर कौन थे, है ना, उस टाइम के गवर्नर कौन थे, और इसके रिलेटेड फैक्ट भी यहाँ पर डाल दिए, तो आप चाहें तो रिलेटेड फैक्ट भी इसको गो थ्रू कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट था वर्धा कमीशन। वर्धा स्कीम आई थी 1937 में। उस टाइम पर लॉर्ड थे लॉर्ड लिनलिथगो। जाकिर हुसैन कमेटी 1937, सपरू कमेटी 1934, सर्जेंट प्लान आया 1944 में, राधा कृष्ण कमीशन बना 1948 में, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट आपका जो फैक्ट है दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ, 1953 में ये एग्जिस्टेंस में आ गया था, बट इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया 1956 में, 1956 में। दो अलग अलग ईयर हैं, याद रखिए अच्छे से। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया 1956 में, इसका पार्लियामेंट से एक्ट पास करके, जबकि ये एग्जिस्टेंस में पहले आ चुका था। 1953 में इसको बना दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनाएगी, मतलब इसको संवैधानिक अधिकार कब दिया गया, वैधानिक अधिकार। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जिसका अलग से एक्ट बना हो, पार्लियामेंट में एक अलग से एक्ट बना दिया हो, वो बनता है 1956 में। इसका काम क्या है, हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ये इंडिया में एजुकेशन कमीशन, एजुकेशन को देखने के लिए। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बना था 1952 में, जिसकी अभी हमने बात करी। मुदलियार जो थे, मुदलियार कमीशन के नाम से जाना जाता है ये। कोठारी कमीशन बना 1964 में। इट इंट्रोड्यूस नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन। डॉक्टर डी एस कोठारी के अंडर इसको बनाया गया था। देन एशोन कमीशन बना 1886 में। रॉयल कमीशन बना 1912 में। ली कमीशन था 1924 में। देखो गाइस, अगर हम बात करें कि इंडिया में टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कितनी है एज ऑन 5 जनवरी 2025, इस डेट को इंडिया में 57 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। पहले 52 हुआ करती थी, फिर बाद में 54 हो गई, फिर बाद में 56 हो गई, अब इस टाइम पर 57 है। तो ये जो मैं 57 बता रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको ऑफिशियल डेटा बता रहा हूँ। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज 494 है एट प्रेजेंट। 2025 का बता रहा हूँ मैं, जनवरी 2025 में 494 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। अब चलो मैं एक बार आपको वेरीफाई भी करवा देता हूँ। तो देखो गाइज, यहाँ पर आप देखेंगे यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखेंगे जो लिस्ट गिवन है, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, यहीं पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भी गिवन है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिएगा, यहाँ पे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भी गिवन है। तो अभी जो मैंने ओपन कर रखा है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो टाइप ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यहाँ पर मेंशन है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कितनी है। तो यहाँ पर हम शो कर देंगे ऑल, जितनी भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, उनको हम देखेंगे। चलिए लास्ट में चलते हैं। आप यहाँ देखेंगे लास्ट में 57 नंबर गिवन है। इसका मतलब है कि इंडिया में एट प्रेजेंट 57 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। आई होप ये समझ में आ गया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, तो आंसर कितना है, 57। अगर पूछा जाए स्टेट यूनिवर्सिटीज के बारे में, तो हम स्टेट यूनिवर्सिटीज पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देंगे ऑल। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कितनी है। तो हम चलेंगे बिल्कुल एंड में इस पेज के, और पेज के एंड पे जाने पे हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज यहाँ पर
कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है 494 स्टेट यूनिवर्सिटीज है सारी की सारी, यहाँ पर आप देख सकते हो ना। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज कितनी है, 494। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी, ये दोनों फैक्ट आपको पता होने जरूरी है। देखो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए एग्जाम में कि फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है इंडिया की, सो द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1982 में। 1982 में हैदराबाद में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इग्नू भी एक इंपॉर्टेंट ओपन यूनिवर्सिटी है इंडिया की, लेकिन इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है 1985 में। 1985 में इसको बनाया गया था, लेकिन उससे पहले ही 1982 में स्टैब्लिश हो चुकी थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। तो फर्स्ट जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। इसका आपको नाम अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आपकी फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी, इंडिया की फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी कौन सी है, सो इसका नाम है, इस यूनिवर्सिटी का नाम है श्रीमती नथीबाई दामोदर ठाकर से विमेंस यूनिवर्सिटी, SNDT करके नाम है। फाउंडर कौन है, महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे फाउंडेड द यूनिवर्सिटी इन 1916। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इंडिया में कब स्टैब्लिश हुई, तो 1916 में स्टैब्लिश हुई टू प्रमोट वुमेन एजुकेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है इस यूनिवर्सिटी का, इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है चर्च गेट साउथ मुंबई, और इसका जो मेन कैंपस है वो है सांता क्रूज जुहू मुंबई में। तो ये मुंबई बेस्ड यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी। अच्छा जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों से मैं अगेन वही बोलूंगा कि देखो गाइस, एग्जाम टाइम चल रहा है, कम टाइम, इस वजह से मैं हिंदी में कंटेंट नहीं बना रहा हूँ, केवल इंग्लिश में डाल रहा हूँ। तो आप सभी के लिए इससे अपॉलॉजी आप सभी से करता हूँ। और क्योंकि एग्जाम में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन बनेंगे, जैसे फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई, तो 1982 में स्टैब्लिश हुई। तो अगर हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो, ये फैक्ट तो आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना, नाम याद करना पड़ेगा। तो आप फैक्ट और नाम याद कर लोगे तो भी बात बन जाएगी, एग्जाम में आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो वैसे तो जो मेरी क्लासें होती हैं, रेगुलर क्लासेस जो मैं लेता हूँ, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों कंटेंट रखता हूँ। आप देखते ही होगे मैं इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों कंटेंट लेके चलता हूँ साथ में। लेकिन क्योंकि एग्जाम टाइम चल रहा है, मुझे स्पीड से कंटेंट बनाना पड़ रहा है, प्लस डिलीवर भी स्पीड से करना पड़ रहा है, इस वजह से मैं केवल इंग्लिश में लेके चल रहा हूँ और मैं एक्सप्लेन हिंदी में कर रहा हूँ, तो आप सभी को समझ में आ जाएगा। फर्स्ट संस्कृत यूनिवर्सिटी इन इंडिया, तो फर्स्ट संस्कृत यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज द संपूर्ण संपूर्णा संपूर्ण आनंद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, विच वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1791। तो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। लोकेशन क्या है इसकी, वाराणसी में। फॉर्मर नेम था इसका गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज। ये पहले नाम ये हुआ करता था, लेकिन बाद में इसका नाम ये कर दिया गया। तो ये नाम आपको याद रखना है, प्लस इसका ईयर भी आपको याद रखना है। फर्स्ट उर्दू यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए इंडिया में, तो ये ओस्मानिया यूनिवर्सिटी है। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी इज नेम्ड आफ्टर इट्स फाउंडर नवाब ओस्मान अली खान, द सेवंथ निजाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे, तो ये सेवंथ निजाम थे जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करवाया था। विद द हेल्प ऑफ चीफ आर्किटेक्ट ऑफ महबूब अली खान ब्राउट द यूनिवर्सिटी इनटू एग्जिस्टेंस इन 1917 में इसको बनाया गया। इट इज द सेवंथ ओल्डेस्ट इन द कंट्री। इंडिया कंट्री में पूरा ओवरऑल देखा जाए तो सेवंथ ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में आती है ये, एंड थर्ड ओल्डेस्ट इन साउथ इंडिया। और थोड़ा सा फैक्ट समझ लेते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। सो इट इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू बी स्टैब्लिश इन हैदराबाद स्टेट। हैदराबाद की पहली यूनिवर्सिटी थी ये। कौन सी यूनिवर्सिटी, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी। एंड इट वॉज नेम्ड आफ्टर द लास्ट निजाम मीर उस्मान अली खान। तो लास्ट निजाम थे हैदराबाद की, इनके नाम पे जिन्होंने स्टैब्लिश किया था, उनके नाम पे इस यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा। और इट इज द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी टू हैव उर्दू एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन बन चुके हैं आपके एग्जाम में, है ना, काफी पहले की बात है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है इंडिया में, तो ये भी आपको याद रखना है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU। ये एज्यूम किया जाता है कि BHU इंडिया की फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इंडिया फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड इन 1916 में इसको स्टैब्लिश किया गया। लोकेशन क्या है इसकी, वाराणसी उत्तर प्रदेश। फाउंडर कौन है इसके, पंडित मदन मोहन मालवीय। मोटो क्या है, नॉलेज इम्पार्ट्स इमोर्टैलिटी। देखो नॉलेज से इंसान अमर हो जाता है ना, तो नॉलेज इतना इंपॉर्टेंस दी गई है नॉलेज को। सो जो ज्ञान है वो तो अमर होता ही है, जो आपको ज्ञान है वो तो अमर रहेगा। फर्स्ट मॉडर्न, या बोला जाए कि ओल्डेस्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी। मॉडर्न का मतलब है कि जहां पर आपको पढ़ाया जाता है, पढ़ाने के बाद आपके एग्जाम होते हैं, फिर आपको डिग्री अवार्ड की जाती है, तो इसको मॉडर्न यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो अगर ये बोला जाए कि इंडिया की पहली मॉडर्न यूनिवर्सिटी कौन सी है, या फर्स्ट ओल्डेस्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो इसका आंसर एक ही है, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। ये 1857 में स्टैब्लिश की गई थी। इट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी इन इंडिया। नोटेबल स्टूडेंट्स कौन है इस यूनिवर्सिटी से जो कि बहुत फेमस रहे, यहाँ से पढ़ने के बाद बहुत फेमस हुए, रविंद्रनाथ टैगोर जी बहुत फेमस हुए।
सीवी रमन एंड अमर्त्य सेन, ये तो काफी फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, इनका नाम तो आपने सुना भी होगा, है ना। नोबेल प्राइज भी मिल चुका है अमर्त्य सेन जी को, तो ये तो काफी फेमस नाम है हमारे इंडिया से जो इकोनॉमिस्ट रहे हैं, तो इन्होंने इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के अलावा वाज वन ऑफ द 3 यूनिवर्सिटीज जो कि उस टाइम स्टैब्लिश की गई थी, अलॉन्ग विद यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। उस टाइम पर 3 यूनिवर्सिटी हुई थी स्टैब्लिश, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम इन इंडिया। और उसी टाइम से फिर मॉडर्न यूनिवर्सिटीज बढ़ना चालू हो गई इंडिया में, उसके बाद धड़ाधड़ एक के बाद यूनिवर्सिटी बनती चलेगी। विच इज द मोस्ट वर्ल्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी मानी जाती है? सो इसके लिए द यूनिवर्सिटी ऑफ अल कराउनी, यूनिवर्सिटी ऑफ अल कराउनी, अगर मैं सही नाम प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो ये नाम है इसका, ऑल्सो रिटन एज अल कराउनीन एंड अल कराउनियन, so is considered by the Guinness World Records as the oldest, as the first university in the world, established in 859 AD in Fez, मोरक्को। और मोरक्को क्या है, ये देखो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है इसका, और ये फैक्ट आपको याद रखना है। मोरक्को एक कंट्री है जो कि नॉर्थ अफ्रीका साइड में पड़ती है, तो ये यूनिवर्सिटी का नाम है जो कि पूरी दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में से आती है। आई होप आपको समझ में आ गया है। गाइस जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इसी के साथ साथ आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर हो रहे हैं, लेकिन पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करना भी उतना ही जरूरी जितना कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। तो इसलिए मैंने आप सभी के लिए 100 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज की क्लास ली थी अभी कुछ दिन पहले, तो आप इस क्लास को जरूर देखिए। इस क्लास का जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पर जो पीवाईक्यूज मैंने एक्सप्लेन करे हैं वो सिर्फ आपके एग्जाम, जो यूजीसी नेट एग्जाम होता है आपका, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसी अदर एग्जाम के लिए नहीं है। स्पेसिफिकली यूजीसी नेट एग्जाम के पीवाईक्यूज हैं ये, और मैंने उसमें ईयर भी मेंशन किया कि कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इतना स्पेसिफिकली मैंने इसको एक्सप्लेन किया। तो आप इस क्लास को जरूर देखें, यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि आप उनके कॉन्सेप्ट भी समझ पाएंगे किस तरह के क्वेश्चन का किस तरीके से आपको आंसर करना है। तो इस क्लास को जरूर देखें, इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अगर हम बात करें लिस्ट ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी, तो इंडिया में काफी सारी ओपन यूनिवर्सिटीज हैं इस टाइम पर, जिसमें से सबसे पहली जो है आपकी डॉक्टर अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश में 1982 पहली यूनिवर्सिटी है, जो कि जिसकी बात हमने अभी ऊपर करी भी है। उसके बाद स्टैब्लिश हुई थी इग्नू, इग्नू उसके बाद स्टैब्लिश हुई है 1985, 1985 में स्टैब्लिश किया गया है इग्नू को। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई है वो हुई आपकी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी 1987, फिर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी 1987 जो कि पटना बिहार में है, वर्धमान महावीर है राजस्थान में, यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक महाराष्ट्र 1989, मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी 1991, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी गुजरात में 1994 में हुई है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो और कौन सी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई हैं, आप यहाँ देख सकते हो, कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी मैसूर कर्नाटका 1996, नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी 1997, यूपी राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी 1998, तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी ने 2002, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी 2005, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी 2005, कृष्णा कांता हैंडिक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी 2005, और ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी जो कि उसके बाद स्टैब्लिश हुई होगी, इसका ईयर देख लेना एक बार। तो गाइज ये देखो ओपन यूनिवर्सिटीज नहीं है। अब हम बात करेंगे, क्योंकि अभी हम एग्जाम में देखने को मिला कि ये पूछा गया कि कुछ 4 यूनिवर्सिटीज के नाम दे दिए गए, और अब आपको बताना है कि कौन सी ओल्डेस्ट है, उसके बाद कौन सी बनी, उसके बाद कौन सी बनी, या मैच ऑफ द फॉलोइंग आ जाता है कि बताओ कौन सी यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई है, या ओल्डेस्ट से न्यू ओल्डेस्ट सबसे कौन सी है, उसके बाद कौन बनी, उसके बाद कौन सी बनी, ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना पड़ जाता है कि बार इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। तो ऐसे में फिर आपको सारी यूनिवर्सिटीज देखनी पड़ेंगी इंडिया की, ऑल यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा इसके स्टैब्लिशमेंट ईयर के साथ। तो सेंट्रल स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज, इन सभी की जो पीडीएफ है मैं अभी आपको गो थ्रू करवा दूंगा, और इस पीडीएफ का जो ये जो पीडीएफ है आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारी ऐप के अंदर, एग्जाम मेंटोर ऐप है, जिसको कि आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। नाम क्या है ऐप का? ऐप का नेम है एग्जाम मेंटोर। आप सिंपल गूगल प्ले पे सर्च करिए, अदरवाइज इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। iOS यूजर तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो यहाँ से आप स्टैब्लिश कर सकते हो इसी ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन। इस ऐप का जो होम पेज है, होम पेज पे आपको दिख जाएगा फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन करके है, वहीं पे आपको ये सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी, तो वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। यूट्यूब क्लासेस पीडीएफ करके होगा, वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो मैं आपको लेके चलता हूँ, ये 2003 का डेटा है, तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ईयर तो सेम ही रहेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर देखो सीरियल नंबर यहाँ पे 1 है,
2 3 4 इस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट ईयर गिवन है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई, यहाँ पर नाम गिवन है, और यहाँ पे स्टेट के नेम है कि कौन सी स्टेट में कौन सी यूनिवर्सिटीज है। तो यहाँ पर स्टेट वाइज यहाँ पर जो इस पीडीएफ में डेटा है वो स्टेट वाइज है, ठीक है। आप देखो मैं आपको बिल्कुल एंड में लेके चलता हूँ, बिल्कुल एंड में देखिए 1074 यूनिवर्सिटीज है, 1074 यूनिवर्सिटीज। यहाँ पर जगह का नाम कि कौन सी स्टेट में या कौन सी यूनियन टेरिटरी में कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, प्लस उनकी स्टैब्लिशमेंट ईयर। तो अब आप देखो कि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज, 1074 यूनिवर्सिटीज, आप किस किस का नाम याद रखोगे। तो ऐसे में एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो एग्जाम में जो चीजें बन रही हमें उस चीज को ध्यान में रख करके पढ़ाई करनी है। तो एग्जाम में जो यूनिवर्सिटीज पूछी जा रही है वो ओल्ड वाली पूछी जा रही है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, बीएचयू हो गई, है ना, या जो काफी पहले स्टेब्लिश हुई हैं 1800 1900 वाली ईयर में। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं, तो आपको इनको याद करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसको आप याद कर सकते हो कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई, 1985 में। पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है कब स्टैब्लिश हुई, 1947 में। बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो कि दिल्ली में है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये कब स्टैब्लिश हुई, 1922 में। तो इनको याद कर लो, जो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज है उनको याद करना है। जो अभी 2002 में, 2003 में, इनको या 2020 में, इनको मत याद करो क्योंकि ये भी रिसेंट स्टैब्लिश हुई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हार्डली कोई बना होगा तो बना होगा, लेकिन इतना नया क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया, पुराने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू जो कि दिल्ली में है, जेएनयू यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, देखो लिखा हुआ है 1969 में, तो इनको याद करना है आपको। जामिया मिलिया इस्लामिया, ये भी क्या एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये कब स्टैब्लिश हुई, 1988 में। तो इनको याद करना है। जो पुरानी यूनिवर्सिटीज है उनके नाम याद कर लो, उनके ईयर याद कर लो कि कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से करोगे तो ये जो डेटा है ना, इतना पूरा डेटा आपको याद नहीं करना पड़ेगा, कम डेटा याद करोगे इतने में बात बन जाएगी। जादवपुर यूनिवर्सिटी आप देख सकते हो, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि कोलकाता में है, और ये स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1955 में। तो इस तरह की जो यूनिवर्सिटी, जो पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, आप इनको यहाँ से मत पढ़ो, इनको यहाँ से पढ़ो, इधर से। मतलब आपको इनको ऑब्जर्व करना है। और देखो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी से 1974 की यूनिवर्सिटी है, तो ये याद कर लो, इनका नाम देख लो कि कहाँ पर है, कौन सी टाइप की यूनिवर्सिटी, स्टेट है, सेंट्रल है ना। इस तरीके की जो चीजें हैं वो आपको याद करनी है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखिए 1973 काफी पुराना ईयर गिवन है इन सभी के कंपैरिजन में, तो आपको इसको याद करना है यहाँ से। कुमाऊं यूनिवर्सिटी जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, कहाँ पे है, उत्तराखंड में। तो इस तरीके से आपको चीजें याद करनी है, फैक्ट बेस्ड चीजें याद करनी है ना। अब देखो जैसे ये है 1973, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। तो इस तरह की चीजें याद करनी है, समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। और प्लस आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि यहाँ पर जो लिस्ट गिवन है ये स्टेट वाइज गिवन है। जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश यहाँ से चालू है, नीचे तक सारा उत्तर प्रदेश है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये 1920 में स्टैब्लिश हुई। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है ना। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके अलावा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये पुरानी पुरानी यूनिवर्सिटीज को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो अगर इतना भी आप कर लोगे ना तो क्वेश्चन बनेगा तो उसका आप आंसर कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी देखिए आप यहाँ पर इस स्टेट के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज है। जैसे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी आप देखिए ये क्या है, ये 1987 में स्टैब्लिश हुई है ना। तो इस तरीके से आपको याद करना है। अब ये जो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये क्या एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर तेलंगाना का स्टेट गिवन है, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज गिवन है, यहाँ पर ईयर गिवन है। तो ये लिस्ट जो है बहुत लंबी चौड़ी है, और इस लिस्ट को याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आपको कंप्लीट चीजें याद नहीं करनी। नहीं तो 1074 यूनिवर्सिटी किस किस को याद करोगे, कैसे याद करोगे, इतना तो कोई याद नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, सब भूल जाएंगे ना। तो करना क्या है, आपको याद करना है यहाँ से, इस साइड से 1976, 1964, ये जो पुरानी यूनिवर्सिटी है इनको याद करना है। 1926 देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ये आंध्रा यूनिवर्सिटी है, ये विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में। तो इसको याद करना है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो आपके फैक्ट वाली चीजें भी आपको याद हो जाएंगी, और इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे आप एग्जाम में। तो ये आप देखो गाइस, ये जो पीडीएफ है ना, ये जो कंप्लीट पीडीएफ है, ये वाली पीडीएफ, और जिससे मैं आपको पढ़ा रहा था अभी, ये वाली पीडीएफ, कौन सी वाली, ये वाली पीडीएफ, ये दोनों ही पीडीएफ मैं आपको हमारी जो ऐप है उसके अंदर अवेलेबल करवा दूंगा। तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम क्या है, एग्जाम मेंटोर ऐप, इस नाम से ऐप है। और मैं आपको अगेन रिमाइंड करा दूं कि ये इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको होम पेज पर, जो इस ऐप का होम पेज है, वहां पर लिखा होगा फ्री स्टडी मटेरियल करके एक सेक्शन होगा, उसी पे क्लिक करना है, वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और इस सेक्शन के अंदर भी आप देखेंगे वाईटी
YT मतलब यानी कि यूट्यूब क्लासेस करके PDF होंगी, उसके अंदर मिल जाएगी PDF, ठीक है। तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करके रखो अपने मोबाइल फोन में। इससे क्या होगा, आपको जितनी भी PDF मिलती रहेंगी अपकमिंग डेज में, प्लस उस पर मैं आपको अलर्ट भी देता रहता हूँ, कहीं कोई टीचिंग वैकेंसी निकलती है तो उस टीचिंग वैकेंसीज का भी अलर्ट वहाँ पे मिल जाता है। ओके, तो वैसे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कहाँ कहाँ पे, लोकेशन कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है वो गंधारा पाकिस्तान में सिचुएटेड है, जो कि पहले इंडिया का ही पार्ट था, क्योंकि ये एंशियंट इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग। तो उस टाइम पर तो बांग्लादेश पाकिस्तान और सब कुछ इंडिया का ही पार्ट था, तो उस टाइम पर इंडिया का पार्ट था। बट अब जो है एट प्रेजेंट देखा जाए तो ये पाकिस्तान में सिचुएटेड है ये वाली यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो राजगीर बिहार में है। ओदांतापुरी यूनिवर्सिटी बिहार में है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भागलपुर बिहार में है। जगद्दला महावीरा यूनिवर्सिटी राजशाही बांग्लादेश में चली गई है। बांग्लादेश भी पहले इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, बट आज़ादी के बाद जो है अलग अलग पार्ट जब बने तब फिर ये सिस्टम हो गया इस तरीके से। वल्लभी यूनिवर्सिटी भावनगर गुजरात में है, और इसके अलावा सोमापुरा महावीरा नौगांव बांग्लादेश में चली गई, वहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंशियंट यूनिवर्सिटीज हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम गो थ्रू करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझेंगे हम लोग इनके बारे में। जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, दिस इज वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। इट इज लोकेटेड इन तक्षशिला गंधारा। इट वाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो ये ऐसा माना जाता है, ऐसे बिलीव किया जाता है कि ये इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। सो इसलिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी बन जाती है। अच्छे से नाम याद कर लीजिए। नेक्स्ट आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार में है। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंशियंट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। इट इज लोकेटेड इन राजगीर बंगाल। इट हैड, शायद ये टाइपिंग एरर है, ये राजगीर जो है ये बिहार का हिस्सा है, बंगाल में नहीं है, तो ये बंगाल नहीं बिहार होगा। राजगीर बिहार में सिचुएटेड है नालंदा यूनिवर्सिटी। सो इट हैड ओवर 10,000 स्टूडेंट्स एंड 1,500 टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड रिलीजन्स। तो उस टाइम पर इतने सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स यहाँ पर हुआ करते थे, तो इस वजह से ये एंशियंट टाइम में लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जो कि नालंदा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट जो आपकी यूनिवर्सिटी इसमें आपकी उदांतापुरी यूनिवर्सिटी। दिस वाज आल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज इन एंशियंट इंडिया। इट वाज लोकेटेड इन बिहार। इट हैड ओवर 12,000 स्टूडेंट्स एंड 500 टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड रिलीजन्स। तो ये भी काफ़ी पुरानी और काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। वल्लभी यूनिवर्सिटी जो है ये भी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी रही है इंडिया की। इट इज भावनगर गुजरात। इट हैड मोर देन 6,000 स्टूडेंट्स एंड 400 टीचर्स। पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी जो है बुद्धिज्म एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिज्म के नाम से जानी जाती है। इट वाज लोकेटेड इन ओडिशा। इट स्टार्टेड इन 3rd सेंचुरी सी इन टिल 11th सेंचुरी तक की चली, फंक्शनल थी। तो थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। जो पहली यूनिवर्सिटी जिसकी हमने बात की करी, दैट वाज तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ये इंडिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है, ऐसा बिलीव किया जाता है। इसके जो फेमस स्टूडेंट रहे हैं, सो इंडियन हिस्ट्री वर्ड स्टूडेंट्स, some renowned people in Indian history were students of the ancient Indian university, namely चाणक्य, पाणिनि एंड चरक। तो ये जो तीन मोस्ट फेमस लोग रहे हैं इंडियन हिस्ट्री में, ये तीनों ही तक्षशिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे एक टाइम पर। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, बिकॉज इससे रिलेटेड पहले भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। इसके अलावा इट वॉज सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ 3 मेजर ट्रेड रूट्स ऑफ एशिया and was influenced by Persian, Greek and Scythian and Buddhist culture. Takshila University known for post graduation, the minimum admission age was 16 years. तो ये पीजी के लिए फेमस थी, और इसकी मिनिमम एज जो थी यहाँ पे एडमिशन की वो 16 साल की थी। नालंदा अगर यूनिवर्सिटी की हम बात करें, तो ये आप सभी को पता है कि इन द 5th सेंचुरी सी पीपल एस्टेब्लिश द एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी। इट लास्टेड 12th century C. The name of the university derived from the name of nearby village called Nalanda, which means giver of lotus stalks. Lotus means wisdom and knowledge of in Buddhism. तो बुद्धिज्म में लोटस का मतलब क्या होता है? नॉलेज, विजडम। सो मैनी चाइनीज पिलग्रिम्स सच एज फैक्शियन, जुआनजांग एंड यीजिंग, इनके नाम याद रख लो, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से लोग जो है चाइना के कौन कौन से फेमस लोग ने यहाँ पे विजिट किया है। तो इन लोगों ने विजिट किया था इस यूनिवर्सिटी में, एक टाइम ऐसा था। ये डिटेल नोट्स ऑन द यूनिवर्सिटी सिलेबस। उदांतापुरी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, सो इट वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सेलिब्रेटेड बुद्धिस्ट सेंटर्स ऑफ लर्निंग इन द एंशिएंट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। सो इसके फैक्ट क्या है? उदांतापुरी यूनिवर्सिटी सिचुएटेड ऑन अ हिल कॉल्ड हिरण्यप्रभात। इट मीन्स गोल्डन माउंटेन। इट हैड मैग्निफिसेंट टेम्पल एंड अ लार्ज स्तूपा ऑन इट्स समिट। तो ये इसका फैक्ट है। कंसीडरिंग इट अ राइवल ऑफ द एंशिएंट
नालंदा यूनिवर्सिटी वाज आल्सो ए सेंटर ऑफ महायाना बुद्धिज्म। तो इसको एक तरीके से राइवल माना जाता था, मतलब कुछ लोग कहते थे कि हम उदांतापुरी में एडमिशन लेंगे, कुछ के लोग कहते थे कि हम नालंदा में लेंगे। तो कहने का मतलब है कि दोनों ही फेमस यूनिवर्सिटी हुआ करती थी और लोगों में होड़ लगा करती थी कि हम कहाँ पढ़ने जाएं। दोनों यूनिवर्सिटी काफी अच्छी, काफी बड़े लेवल पे काम कर रहे थे। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, सो इन एंशिएंट इंडिया दे एस्टेब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। देयर वाज अनदर आउटस्टैंडिंग सेंटर ऑफ लर्निंग इन द इंडियन स्टेट ऑफ मगध, जो कि बिहार है। विक्रमशिला एंड नालंदा comprised for the formidable pair of knowledge and education in that era. Around the end of the 8th century, King Dharmapala is credited with the founding in it. तो ऐसे याद रखना कि विक्रमशिला को किसने बनाया, किसने बिल्ड करवाया था, तो ये थे किंग धर्मपाल। In contrast to other historic centers of learning, only those desires to become Buddhist monk were admitted to Vikramshila. तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क बनना चाहते थे जनरली वही यहाँ पर एडमिशन लिया करते थे। फॉलोइंग देयर एजुकेशन दीज मॉन्क सेट आउट टू प्रोपगेट बुद्धिज्म इन डिस्टेंट रीजन। तो जब एक बार मॉन्क बन गए तो उसके बाद अलग अलग जगह पे जाकर के लोग अपना बुद्धिज्म की बातें बताते थे। सो कुछ फैक्ट समझ लेते हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी के। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, तक्षशिला कैंपस हाउस 6 डिस्टिंक्ट कॉलेज। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ कॉलेज हुआ करते थे, जिस हर कॉलेज के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करता था, ईच ऑफरिंग अ यूनिक स्पेशलाइजेशन। जैसे संस्कृत ग्रामर हो गया, लॉजिक हो गया, मेटाफिजिक्स हो गया, फिलोसफी, बुद्धिज्म, तंत्र हो गया, रिचुअलिज्म हो गया। तो इस तरह की जो चीजें थी वो तक्षशिला में पढ़ाई जाती थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू द स्टोरीज ऑफ तिब्बतन पिलग्रिम्स monks, द प्रैक्टिस ऑफ कन्फरिंग डिग्रीज एंड रिकॉग्निशन ओरिजिनेटेड एट विक्रमशिला। तो डिग्री अवार्ड करने का जो सिस्टम था इंडिया में वो विक्रमशिला से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और एट विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। सो गाइस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में। ये शायद मे बी अगेन टेक्स्टिंग एरर हो गया हो और क्लरिकल एरर है ये। सो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ये जो डिग्री रिकॉग्निशन जो था वो विक्रमशिला में स्टार्ट हुआ है। तक्षशिला तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना हम लोग ऊपर, तो ये हम लोग विक्रमशिला ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। Based on their merit, they awarded the titles of महापंडित, पंडित to those who finished their education। तो ये देखो जो डिग्री का सिस्टम था कि कौन सी आपने क्या अचीव किया उसके अकॉर्डिंग आपको डिग्री मिला करती थी, अवार्ड मिला करता था। द यूनिवर्सिटी पेंटेड पोर्ट्रेट्स ऑफ दीज रिमार्केबल एलुमनाई ऑन इट्स वॉल्स। तो जो यहाँ से अच्छे से पढ़ते थे एलुमनाइज के, वो अपने वॉल पे वो लोग रिमार्क कर देते उनके नाम वगैरह। नेक्स्ट आपके जगदला यूनिवर्सिटी। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी आपके एग्जाम के पर्पज से। So in early 11th century, another significant hub of learning was the Jagadala Vihara in Varendrabhumi, now जो कि बांग्लादेश में अब कहा जाता है बांग्लादेश। King Kampala, who ruled from 108 to 842 1130 AD, founded it। तो ये किंग कंपाल का नाम आपको याद रखना है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि किसने इस यूनिवर्सिटी को बनाया था, फाउंड किया था। So according to Tibetan works, translators at Jagadala rendered numerous sacred Sanskrit texts into Tibetan. Although the reason for the university's closure is unclear, there is evidence that suggests Jagadala may have also been target of an invasion at some point in the early 13th century। इसे यूनिवर्सिटी के खत्म होने का जो है वो अनक्लियर है कैसे यूनिवर्सिटी बंद हुई। तो अभी मतलब देयर इज एविडेंस दैट जो कि सजेस्ट करते हैं कि मे बी शायद इसको भी गिरा दिया गया हो और इसको भी बर्बाद कर दिया गया हो। वल्लभी यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। वल्लभी यूनिवर्सिटी वाज एन एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया लोकेटेड इन द टाउन ऑफ वल्लभी इन गुजरात। सो इट वाज आल्सो सेंटर ऑफ वैष्णविज्म एंड हैड क्लोज रिलेशनशिप विद द एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी। कुछ फैक्ट समझ लेते हैं इसके। डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ वल्लभ, द सन ऑफ किंग दर्शना II ऑफ द मैत्रिका डायनेस्टी हु फाउंडेड द यूनिवर्सिटी। तो गाइस ये अब आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि याद रखना है कि वल्लभी यूनिवर्सिटी को किसने बनाया, इसका नाम ऐसे कैसे पड़ा। तो ये जो नाम है ना वल्लभी यूनिवर्सिटी, वो वल्लभा के नाम से आता है, जो कि एक सन थे किनके, किंग दर्शना II के, जो कि एक मैत्रिका डायनेस्टी थी इंडिया में, और उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था, बनाया था। दे बिल्ड इट ऑन द साइड ऑफ द शेतरुंजी रिवर, एक नदी है। दिस रिवर वाज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट, इट कनेक्टेड गुजरात विद अदर रीजन। तो इस जगह पर जो है इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया था, आज भी गुजरात में सिचुएटेड है ये। It had over 6,000 students, 400 teachers and offered over 60 courses in various fields। अब चाइना के कुछ लोगों ने यहाँ पर विजिट किया था, जैसे जुआंग ईजिंग विजिट किया था इस यूनिवर्सिटी को। These pilgrims spoke very well about the syllabus followed by the university। नेक्स्ट आपकी पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी, इसको थोड़ा समझ लेते हैं।
Pushpagiri University is a prominent institution of higher learning that holds a significant place in the academic landscape. So it was one of the first university of India. Here are some key facts about the Steel University. तो guys इसको भी जो इंडिया की पहली यूनिवर्सिटीज रही हैं उनमें ही गिनती की जाती है कि स्टार्टिंग की यूनिवर्सिटीज में से ही है, मतलब ये भी एक एशियन यूनिवर्सिटी है. तो पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी एक्सेल इट्स कमिटमेंट इनटू एकेडमिक एक्सीलेंस. इट्स फैकल्टी comprises accomplished scholars and experts dedicated to the providing students with a top notch education. सो यहाँ पर भी काफ़ी बड़े लेवल पे स्टडी होती थी. वेल इक्विप्ड कैंपस हुआ करता था और हैज़ मॉडर्न वेल इक्विप्ड कैंपस. दे हैव गुड लैब्स एंड लाइब्रेरीज. तो इस तरह से जो है ये यूनिवर्सिटी भी जानी जाती है. आप गाइस देखो, जिस तरीके से मैं आपको आज पढ़ा रहा था, इस मिनिमम टाइम में कंप्लीट यूनिट को तो बस इस तरीके से फिनिश किया जा सकता है. लेकिन आप कंप्लीट कंटेंट अगर कवर करना चाहते हैं मिनिमम टाइम में, वो भी क्वालिटी बेस्ड कंटेंट के साथ, तो आप इनरोल कर सकते हैं हमारे 1 मंथ वाले कोर्स में, जो कि सुपर फास्ट बैच है. दिसंबर एग्जाम के लिए हमने इसको डिजाइन किया था, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं. और यहाँ पर जो कंटेंट है वो एक ही बार में आपको डिलीवर हो जाएगा. पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस, ये सब हम आपको पढ़ाते रहते हैं. यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलेगा एग्जाम टारगेटेड फॉर्मेट में. कंप्लीट कंटेंट जो है इसके अलावा आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं मॉक टेस्ट के साथ साथ. तो अगर आपका इस देखो, अगर आप अभी आपका एग्जाम जो है दिसंबर का ही एक टारगेट है आपका, तो फिर तो आप इस शॉर्ट टर्म कोर्स में इनरोल कर सकते हो. अगर आपका टारगेट है जून एग्जाम, तो ऐसे में जून 2026 के लिए अगर आप चाहें तो 6 मंथ वाला कोर्स कंसिडर कर सकते हैं, जिससे आपका दिसंबर एग्जाम भी कवर हो जाएगा और जून एग्जाम भी आपका कवर हो जाएगा. तो आप 6 मंथ वाला कोर्स भी कंसिडर कर सकते हैं. वो कोर्स भी हमने आपको एग्जाम अपने ऐप में अवेलेबल करवा दिए हैं. तो विदाउट डिले किए हुए इनरोल कर लीजिए. करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है. अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है. तो शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स. सो गाइस देखो, मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने आपको कंटेंट डिलीवर कर दिया है सारी इन्फॉर्मेशन के साथ. अब बस अब आपका काम पेंडिंग पड़ा है, आपको शेयर करना है इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो गाइज इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर. थैंक यू सो मच.